प्रेशर, सीनियर्स लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर भी एक प्रेशर आता है कि सीनियर्स लोग कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, इस वजह से। ओके, तुमने उस प्रेशर को तो पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिवली जो भी प्रेशर है उसको पॉजिटिव लेके तुमने चला था, जैसे कि इसलिए एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जॉयस विल बी आल्सो गिविंग और प्रोवाइडिंग द मॉक टेस्ट टू आवर प्लेटफॉर्म. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. So we are back with another podcast. So today we have All India first ranker from the ICAR PG exam in the subject of entomology and nematology. His name is Joy Saha, and he is here to share his experience and also to guide you people on how to prepare for this exam and what are the list of books that he has utilized for his preparation. Joy, I welcome you to this session. Thank you, sir. So before we proceed, I would request you to please introduce yourself. Thank you, sir. I want to thank Mr. Hari Prasad sir for giving me this opportunity to be. My name is Joy Saha. I am from West Bengal. I did my UG from Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya, Majhan campus, and I scored 353 number in ICAR PG exam, and my rank is first. Thanks. Okay, so congratulations on securing the All India Rank 1 and also getting allotted to India's premier institute, that is Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, in the Department of Entomology. So कैसा लग रहा है यार में आके? Excited. You are too much excited. Okay, that should be the spirit. So यहाँ का आने का जर्नी में तुम्हें कब डिसाइड किए थे कि तुम्हें एमएससी करना है और तुमने क्यों चूज किया था एमएससी का लाइन? सर एमएससी करना है मतलब बीएससी सिर्फ करके रुक जाना, ये तो कोई बात नहीं है। ये तो मोस्ट कॉमन आंसर है जो सब लोग देते हैं। एग्रीकल्चर का सबका ये एम होता है हायर स्टडीज करके एआरएस या कुछ होना। मेरा भी जैसा मैंने जब प्रिपेयर किया था मेरा भी वही था सीन कि बेस एग्रीकल्चर करके क्या करें, थोड़ा आगे पढ़ लेते और पता भी चल जाए कि आगे जाके क्या कर सकते हैं। ओके, और एंटोमोलॉजी चूज करने का बिहाइंड क्या रीजन था? सर मेरा पहले से जूलॉजी में इंटरेस्ट ज़्यादा था और मेरे जो टीचर्स थे मतलब डॉक्टर विक्टर फर्नीसर जिन्होंने मुझे गाइड किया है पे, उनका क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंटोमोलॉजी में। ओके, वहाँ से तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें एंटोमोलॉजी में एमएससी करना है। और तुम्हारा प्रिपरेशन जो था तुमने कब से स्टार्ट किया था? मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था थर्ड सेमेस्टर से। थर्ड सेमेस्टर, ऑलमोस्ट लाइक 3 साल से प्रिपेयर किए थे ऑलमोस्ट सर। ओके, तुमने सेकेंड ईयर में भी डिसाइड कर लिए थे कि तुम्हें एमएससी करना है एंटोमोलॉजी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। जैसे कि स्टूडेंट्स तुम देख पा रहे हो कि जो कंपटीशन लेवल है और स्टूडेंट का माइंडसेट है और जो माहौल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। जैसे कि हमारे टाइम पे जो अब एग्ज़ाम देते थे हम डिसाइड करते ही थे लास्ट में आके, ऑलमोस्ट 6 सेमिस्टर पे आके डिसाइड करते थे लास्ट 1 ईयर में या लास्ट 6 मंथ्स में। तभी पता चलता था कि एक एग्ज़ाम ऐसा है कि एंट्रेंस निकाल सकते हो और इतना फेलोशिप मिलता है और इसमें इतना कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन अभी जनरेशन इतना चेंज हो चुका है और कंपटीशन लेवल इतना बढ़ चुका है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी मतलब काफ़ी टाइम से पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं प्रिपरेशन और अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। सो दैट्स वेरी नाइस टू हियर। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप लोग बेस एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो और आपको भी मतलब आगे जाके एमएससी करना है तो लाइक इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट। ऐसा बोलते हैं कि इट्स नेवर टू लेट बट ऑल्सो लाइक इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट। अगर स्टार्ट करना है तो तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी तुमने डिसाइड कर लिया सेकेंड ईयर में कि तुम्हें एमएससी करना है, तो इनिशियल गाइडेंस कहाँ से मिली और कैसे तुमने प्रिपेयर किया था इस एग्जाम को? मेरे सीनियर्स जो प्रिपेयर कर रहे थे पहले से, उन्होंने ही मुझे गाइड किया। मतलब मेरा एक सीनियर है जो यहाँ पे निमेटोलॉजी में भी है, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मॉक टेस्ट भी लिया, मेरा इंटरेस्ट और भी ग्रो किया। उसका नाम? सुमन पांजा। ओके, सुमन पांजा। ओके, इज फ्रॉम IRA निमेटोलॉजी। ओके, और उसके बाद मतलब पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ ही गया, ग्रो किया इसमें से। इनिशियल गाइडेंस सीनियर से ही मिला, यही एक अच्छा बात होता है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर करना चाह रहा है ना, फर्स्ट जो गाइडेंस मिलता है ना, फर्स्ट जो उनका रिसोर्स पर्सन्स होंगे वो सीनियर्स ही होंगे जो अच्छे से गाइड करेंगे उनको। और हमारे टाइम में भी ऐसा होता था कि गाइडेंस हमें सीनियर से ही मिलते थे, जो सीनियर्स थे हमारे वही बोलते थे कि कैसा प्रिपेयर करना है। क्योंकि जब हमारे टाइम था तभी उतना सोशल मीडिया पे इतना क्वालिटी कंटेंट आता नहीं था, कभी पता नहीं चलता था कि क्या क्या एग्जाम्स है, कैसे कवर करना है। और ऐसा जो इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी मतलब रिसेंटली ये ट्रेंड हुआ है कि लोग मतलब यूट्यूब चैनल पे आके अपना खुद का स्ट्रेटेजी बताते हैं। लेकिन जब हम प्रिपेयर कर रहे थे ऐसा तो कुछ नहीं था, तो इसलिए लाइक वी आर ऑल्सो मेकिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। जो भी स्टूडेंट्स मतलब अच्छे खासा रैंक निकाल के आते हैं, उनका अच्छा खासा इंटरव्यू करके जो भी उनका प्रिपरेशन लेवल है, उनका स्ट्रेटेजीज है और जो भी उनका सिचुएशन था, कंडीशन था, उसको हम सामने लेके आएंगे ताकि
स्टूडेंट्स जो भी अभी पढ़ना चाह रहे हैं या एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, उनको अच्छा खासा मोटिवेशन मिले या इंस्पिरेशन मिले, ताकि वो लोग भी बेटर कर सके। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा प्रिपरेशन में कौन कौन से बुक्स तुमने रेफर किया था, कैसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था। उसमें जो फंडामेंटल बुक्स है जैसे इंसेक्टा 1 जो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी के लिए रेफर किया जाता है, Okay. और इंसेक्टा 2 अप्लाइड पार्ट के लिए 10 ऑथर्स के written, और जो बाकी डीएस रेड्डी का अप्लाइड एंटोमोलॉजी है, एंड क्रॉप पेस्ट के लिए एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी है, और ऐसे सेमेस्टर के नोट्स भी मैंने रेफर किए थे कुछ, और ये सभी था। और निमाटोलॉजी के लिए मैंने बजाज अनवालिया वाला जो इंट्रोडक्टरी प्लांट निमाटोलॉजी है, और रिफ्रेशर्स है दोनों का, इंटोमोलॉजी रिफ्रेशर्स एंड निमाटोलॉजी रिफ्रेशर्स, ये बुक्स बेसिक्स बुक्स लिमिटेड, मेरे बहुत लिमिटेड रिसोर्स थे। ओके, तुमने लिमिटेड रिसोर्स यूज करके ही मतलब मैंने ग्रो किया था, मतलब कॉन्सेप्ट्स ग्रो किया था मैंने। एंटोमोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, सब लोग सोचते हैं बहुत इन्फॉर्मेशन इनगल्फ करना पड़ता है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो, इन्फॉर्मेशन अपने आप ही डेवलप करेगा। Okay, so that's you have prepared, and the list of books that you have mentioned, these are the limited resources that you have kept for your preparation. So that's very nice. और जो मॉक टेस्ट तुमने कब से मतलब स्टार्ट किया था अटेंड करना? मॉक टेस्ट मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था ऑलमोस्ट 6 सेम से मैंने स्टार्ट किया मॉक टेस्ट। थर्ड ईयर से? हाँ, यस, थर्ड ईयर एंडिंग से? एंडिंग से। ओके, थर्ड ईयर एंडिंग से तुमने मॉक टेस्ट अटेंड करना स्टार्ट किया था। और जैसे तुमने बता रहे थे कि तुम्हारा 3 साल का प्रिपरेशन था, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ था इन बिटवीन? काफी ज्यादा मतलब मोटिवेटेड थे हमेशा कि तुम करोगे इस चीज को? बहुत बहुत बार हुआ है कि ब्रेक हो गया, प्रिपरेशन रोक भी दिया, ऐसा ही है, लेकिन वापस से शुरू करना पड़ता है थोड़ा। तो क्या चीज था जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करता था कि तुम्हें करना है करना है करना है? एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, सीनियर्स लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर भी एक प्रेशर आता है कि सीनियर्स लोग कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, इस वजह से। ओके, तुमने उस प्रेशर को तो पॉजिटिव ले लिया? पॉजिटिव, पॉजिटिवली जो भी प्रेशर है उसको पॉजिटिव लेके तुमने चला था, जैसे कि इसलिए ऐसे यही तो चीजें थे तुम जो तुम्हें इंस्पिरेशन पे मिले थे, और तुमने 3 साल का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। और जब एग्जाम के टाइम में कभी कभी ऐसा डिमोटिवेट फील होते थे कि तुम्हारा प्रिपरेशन क्या चल रहा है, डाउट आता था कभी कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ? मॉक टेस्ट देख के जो रैंक आता था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउट आता था, लेकिन सीनियर्स और सर्स बोलते थे कि कुछ नहीं होता है, एग्जाम में कुछ रिजल्ट और ही आएगा देखना। और कब तक तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था एक बार? एक बार कब तक हो गया था, मतलब ये कंप्लीट हो गया था मेरे 5th सेम के एंड तक। ओके, हो गया था निमाटोलॉजी छोड़ के। निमाटोलॉजी छोड़ के 5th सेम के एंड तक हो गया था, काफी हद तक प्रिपरेशन। ओके, सो उसके बाद तुमने रिवीजन पे स्टार्ट किया, फोकस किया और अच्छे खासा रिवीजन किया। और लास्ट में आके तुमने कितना एवरेज आवर्स ऑफ स्टडी रखते थे? कुछ स्पेसिफिक प्लान था? नहीं, मेरा कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं था, मैं डेली का जो जब मन करता था तब पढ़ता था, ऐसा नहीं मेरा बहुत लंबा प्रिपरेशन है, इसलिए मेरा फिक्स्ड कोई शेड्यूल नहीं था कि मैं पढ़ूंगा ही। लेकिन लास्ट के जब मन था, मतलब 8th सेमेस्टर का मेरा, तब कुछ मतलब एक शेड्यूल फॉलो किया था मैंने। ओके, कितना घंटा पढ़ रहे थे तभी? घंटे का तो पता नहीं, लेकिन सुबह का 2-3 घंटा से लेकर 4 घंटा ऐसे करके फिक्स था, और रात में जब तक से हो सक पढ़ता था, 12 बजे तक। ओके, जब एग्जाम निकाल के आए थे, एग्जाम दे के आए थे, तब पता था कि तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा? तब तो लग रहा था जेआरएफ ही नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं आ रहा था। ओके, तब मतलब एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम लिख रहे थे, तब तुम्हारा कैसा था माइंडसेट कि तुम्हें पता चल रहा था कि क्या हो रहा है और तुम अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसा क्या चल रहा था दिमाग में? तब बहुत ही प्रेशर फील हो रहा था, बहुत ही प्रेशर था। और तुमने जो मॉक टेस्ट अटेंड किए थे उससे ज्यादा कुछ एलपी मिला होगा कि जो प्रेशर को हैंडल करने के लिए? प्रेशर को हैंडल करने के लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, तो वो दिस इज अ वन बेनिफिशियल थिंग। ओके, स्टूडेंट्स, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एग्रीगेट में भी एक फुली फ्लेज्ड कोर्स है जहाँ पे हम A to Z फ्रॉम द स्क्रैच कवर करते हैं कि एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी का क्या सिलेबस है, उस पर पूरा सिलेबस कवर करते हैं, और उसका पूरा स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है अलॉन्ग विद द लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस complete sets of mock test. And I'm very happy that Joyce will be also giving or providing the mock test to our platform. जैसे उसने प्रिपेयर किया है उसके एक्सपीरियंस से अकॉर्डिंग, और जैसे उसने एग्जाम को निकाला है उसके बेसिस पे वो अच्छा खासा क्वेश्चंस ऑब्वियसली निकालेगा, और अच्छा खासा क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप लोग एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्स, और लाइक यू कैन ऑल्सो कम टू आवर ऑनलाइन मॉक टेस्ट विच यू कैन एनरोल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यहाँ पे जो मेंटर्स है जो यहाँ पे गाइड करते हैं वो सारे IRA के मेंटर्स है, जहाँ जिन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड ऐसा रैंक निकाल के अभी उनका
एमएससी और पीएचडी कर रहे हैं। सो इनके साथ अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा और इंस्पिरेशन भी मिलेगा और उनका गाइडेंस के अंदर आप लोग काफ़ी बेटर कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप कोर्स ले सकते हो और कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो कोर्स के रिलेटेड, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर है उस पे नंबर पे कांटेक्ट करो, सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो जॉय, सो इसके अलावा तुमने तो लिस्ट ऑफ बुक्स बता दिया और तुम्हारा प्रिपरेशन का क्या स्टेज था और कहाँ से स्टार्ट किया और क्या कितना ड्यूरेशन था वो सब तो तुमने बता दिया। इसके अलावा भी कुछ है जो स्टूडेंट्स को जानना है, ऐसा कुछ चीज़ें तुम बताना चाहोगे? ऐसा कुछ मतलब जो मैंने बताया, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। ओके। बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे तुमको, इधर से नोट्स ले लो, इधर से ये बुक रेफर कर लो, लेकिन मतलब वो मत करने जाना, पहले अपने फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओके, एक बार दोबारा मतलब क्लियरली बता दोगे कि क्या बुक्स को तुमने रेफर किया था? इंसेक्टा, ओके, बाइबल ऑफ एंटोमोलॉजी फॉर एंटोमोलॉजी। ओके। Insecta 1, Insecta 2, Applied Entomology for D.S. Reddy. You can refer to the elements of economical entomology for the crop pest portions, beneficial insects, and the non-insect pests and others. Like there is. जो भी बुक्स और जॉय बता रहा है उसका सारा लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर तुम लोगों को एक फुल डिटेल्ड कंटेंट चाहिए बुक्स के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके तुम लोग बाय भी कर सकते हो। ओके, सो हाँ, और तुम ये बुक्स के अलावा और जो निमाटोलॉजी का पोर्शन है उसके लिए जो इंट्रोडक्टिव प्लांट निमाटोलॉजी का बुक है बजाज एंड वालिया, एंड रिफ्रेशर भी तुम रेफर कर सकते हो। ये सभी बुक्स है। और तुम कुछ और जो मेन थिंग है, जो तुम अपना सेमेस्टर्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि तुम जो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ोगे हो सकता है निम्न सुंदर से कुछ भी ना है, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना है, लेकिन तुम्हारा सेमेस्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वहां से कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये अपने सेमेस्टर्स को, अपने बीएससी को ध्यान से करो, ये वाला। और तुम्हारा जनरल एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा हद तक सही था प्रिपरेशन पे? नो सर, आई विल से दैट मैंने निम्न सुंदर को एकदम ही ध्यान से फॉलो नहीं किया था। ओके। मेरा जो जनरल एग्रीकल्चर का जो पॉइंट स्ट्रॉन्ग बेस था वो मेरे सेमेस्टर से आया। लेकिन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था जनरल एग्रीकल्चर? हाँ, मैंने पढ़ा था, कुछ हद तक पढ़ा था, लेकिन जैसे लोग पढ़ते हैं, सीनियर्स ने पढ़ा है 3, 4, 5, 6 बार, ऐसा रिविजन था, मेरा नहीं था वो। लेकिन तुमने उसको अलग तरीके से मतलब ऑलरेडी कवर कर लिए थे, तो जो हेल्प हुआ तुम्हारे एग्जामिनेशन में। ओके, तो काफ़ी हद तक तुमने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है। मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको काफ़ी हद तक आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन से बुक्स को रेफर करना है। जैसे कि मैं भी बताना चाहूँगा, जो भी टॉपर्स निकलते हैं उनको भी खुद पता नहीं रहता कि उनका टॉप आएगा। वो है कि सिर्फ तुम जो सिलेबस है उसको फोकस रखो और उसको एक तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का सोचो। और जो भी बुक्स पढ़ने हैं, जैसे जॉय ने बताया कि लिमिटेड रखो सोर्सेस को, और लिमिटेड सोर्सेस में अच्छा खासा मतलब रिवीजन करो और उसमें जो भी कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तुमने इसका प्रीवियस ईयर पेपर्स के कहाँ से मतलब कब से स्टार्ट किया था एनालिसिस करना और क्या कैसा था? प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने जब मॉड्यूल लिया था, थर्ड सेम में मैंने स्टार्ट किया था ये वाला, लेकिन फिफ्थ सेम में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स करना शुरू किया, क्योंकि क्रॉप पेस्ट पोर्शन तब मतलब थोड़ा वेटेज ज़्यादा हो जाता है एंटोमोलॉजी के क्रॉप पेस्ट का पढ़ने के बाद। तो तब मैंने देखा, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस किया, तो ऐसे ठीक ठाक ही लगा, आ रहा था, कुछ 50% क्वेश्चन था ऐसे स्कोर कर रहे थे। तो तब से मतलब पीवीआर की देखा हमने। ओके, तब से तुमने एनालिसिस करना स्टार्ट किया था। और ऑब्वियसली लाइक स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारा वेबसाइट में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सेट अवेलेबल है एज इन टर्म्स ऑफ पेपर्स, एंड ऑल्सो हमने इस बार एज अ मॉक टेस्ट भी इसको निकाले हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट तुम लोग अटेंड करना चाहोगे, इसको एक डेडिकेटेड कोर्स बना के हमने रखा है जो फुली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक करके उसको एनरोल करके मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हो और जान सकते हो कौन कौन से एरियाज है जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे तुम लोगों को फोकस करना चाहिए। ओके, सो जॉय, तुमने तो बहुत अच्छे से सब कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे दिया। तो इस इंटरव्यू को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर जूनियर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे तो क्या बोलना चाहोगे? बोलना चाहूँगा, एंजॉय योर प्रिपरेशन, गोल सेट कर लो, अगर रिजल्ट ना आए फिर डिमोटिवेट मत हो जाना। प्रिपरेशन अच्छा है तो बाद में तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही, एजीआरएफ एग्जाम में सब कुछ नहीं होता। या डेफिनेटली, तो प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो, आगे का मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जैसे जॉय ने भी बताया कि एग्जाम देने के बाद भी उसको पता नहीं था कि उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ और बिलीव करो कि तुम अच्छा कर पाओगे और इसके लिए मेहनत करो, अच्छे से प्रिपेयर करो।
रिजल्ट्स विल बी अवेटिंग फॉर यू. ओके, थैंक यू सो मच. जो भी डाउट्स होगा वीडियो के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड या जॉय से कुछ पूछना होगा तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, और जो भी क्वेरीज होगा जॉय और अब साथ मिलके उसको क्लैरिफाई करेंगे. थैंक यू.